स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, टाइम कम है और आपको पता है साइंस का वेटेज 15 नंबर का है और 15 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। ठीक है, तो हम साइंस शुरू करेंगे और टाइम को देखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी कवर करेंगे हम इस चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो मैं आपको बाइलिंगुअल बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो कुछ भी इशू नहीं आएगा आपको लैंग्वेज का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क से। वर्क को क्या बोलते हैं? कार्य। ठीक है, देखो कार्य क्या होता है। आज तक आपने इतने काम किए, घर के काम भी किए, लेकिन आपको आज इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है, मान के चलो ये कोई एक ब्लॉक है या वेट है कुछ भी 15 kg का। ठीक है, 15 किलो का कोई ब्लॉक है या फिर वेट है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे F फोर्स लगा दिया, मतलब F बल लगा दिया इस पे। ठीक है, तो यहाँ अब ये यहाँ पे था देखो। ठीक है, इसकी आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानिए। यहाँ से हमने इसको 10 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यानी इस ब्लॉक को हम लेके यहाँ तक चले गए। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है वो भी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, कोई भी ब्लॉक था इस पे F बल लगा दिया। ठीक है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई ब्लॉक की, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये कितनी है, 10 मीटर। तो देखो अब वर्क कैसे निकालेंगे। वर्क निकालने का क्या फार्मूला है, हमें क्या करना, जो F फोर्स लगाया है हमने, ठीक है, उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ स्केलर प्रोडक्ट करनी है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया मैंने। ठीक है, एक होती है स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ स्केलर को बताऊंगा मैं आपको। देखो स्केलर को कैसे खोलेंगे, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एफ फोर्स लगाया और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई, इनके बीच में कोई एंगल है, यानी मैं फोर्स इसको ऐसे भी लगा सकता था, इसको ऐसे भी लगा सकता था, तो इसमें और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई एंगल बनता है। ठीक है, तो उस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो थीटा है, तो वर्क कैसे निकालेंगे, एफ एस कोस थीटा। देखो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी मानी, 10, और फोर्स की मान लो मैंने बता दिया 50 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो 50 मान लिया फोर्स की, और ये डिस्प्लेसमेंट की कितनी है, 10। और मान लो ये जो एंगल है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो कोस थीटा 0, कोस 0 क्या होता है, 1। तो वर्क कैसे निकालेंगे, देखो एफ की वैल्यू 50 गुणा में एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 10 मीटर, इनटू में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 क्या हुआ, 1। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू कितनी आई, 50 गुणा 10 यानी 500 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपको ये यूनिट ध्यान में कर रखनी है। ये जो MCQ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको यूनिट पूछ सकते हैं वर्क की क्या होगी। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या हुई, मीटर, तो ये कितने, वर्क की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। हम कोई भी फोर्स या एफ बल लगाते हैं और कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एफ एस कोस थीटा, आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे बताता हूँ आपको। आप कोई काम करते हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव काम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब है, देखो अभी समझाता हूँ आपको। देखो वर्क क्या हुआ, एफ एस कोस थीटा,
ठीक है। थीटा क्या है, देखो फोर्स हमेशा पॉजिटिव होगा, फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, और कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। कैसे आ सकती है बताता हूँ आपको। देखो कोस जीरो क्या होता है, कोस जीरो होता है 1। अगर मैं कोस 90 की बात करूँ कितना होगा 0। अगर मैं कोस 180 डिग्री की बात करूँ तो कितना होगा -1। ठीक है, देखो अब समझो, मान के चलो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 तब तो आपको पता वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, 90 पे कब होगी, देखो ये कोई ब्लॉक था, मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 का बना। ठीक है, अगर 90 की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में क्या होगा, वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मैंने आपको बताया। देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, उस केस में तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है तो क्योंकि 90 से 180 के बीच में कोस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। मेरा मतलब ये था आपको समझाने का कि हमारा वर्क, देखो जैसे गांव में महिलाएं हैं वो अपने सिर पे पानी लेके आती है, तो देखो जो पानी है एक वेट है और वो जो चल रही है वो दोनों डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमारा वर्क डन 0 हो जाता है। लेकिन आपको घर ये नहीं बोलना कि आप सर पे पानी लेके आइए आपका वर्क डन 0 है। ठीक है, क्योंकि इससे घर में लड़ाई हो जाएगी। तो हमारा मैंने क्या बताया, जो हम वर्क करते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों केस हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है ऐसा। ठीक है, और आपको ये फार्मूला याद रखना है एक। ठीक है, देखो अब देखते हैं हम वर्क की यूनिट। देखो वर्क को कैसे मापते हैं, मैंने आपको बताया न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है, और सेकंड यूनिट क्या है इसकी, जूल। ठीक है, हम वर्क को कैसे मापते हैं, जूल में। ठीक है, तो जूल में कैसे, जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर तो आप समझ गए कैसे आया, और एक होती है जूल। ठीक है, तो जूल देखो वर्क क्या हुआ, एफ एस। ठीक है, एफ डॉट एस। फोरस क्या होता है, फोरस को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी मास मतलब वेट और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, हिंदी में बात करूं तो मैं। ठीक है, मास और वेट में फ़र्क होता है वैसे। ठीक है, तो आगे डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। तो देखो अगर मैं इसका डिमेंशनल फार्मूला निकालूं तो कैसे आएगा, मास को देखो डिमेंशनल फार्मूला के लिए क्या होता है, MLT। 3 चीज़ें होती है, ये होता है मास के लिए, ठीक है, ये होता है लेंथ के लिए, ये होता है टाइम के लिए। देखो मास का मतलब m की वैल्यू कितनी आई, 1, यानी यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई, 1। आगे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी मीटर मतलब लेंथ की वैल्यू 1, सेकंड स्क्वायर ये माइनस में है तो टाइम की वैल्यू कितनी आई, -2। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो लेंथ की एक वैल्यू और आ गई, यहाँ पे 2 आ गया। तो जो डिमेंशनल फार्मूला बना वर्क का वो क्या बना, ML² T-2। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको ये देखो कैसे निकला वो भी बता दिया मैंने। ये 3 चीज़ें होती है, M से मास, L से लेंथ, T से टाइम। ठीक है, तो जो चीज़ें होती है जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनकी जो यूनिट होती है ना, बस उसकी पावर लिखेंगे हमें तो हमारे पास ये आ जाएगा, आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखो वर्क में इतना ही था, आगे एनर्जी की बात करेंगे।
देखो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, ठीक है, एनर्जी और वर्क दोनों की अगर बात करूं मैं, दोनों की यूनिट सेम होती है। एनर्जी की भी जूल होती है और वर्क की भी जूल होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, किसी भी काम करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एनर्जी की कुछ यूनिट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जूल, अर्ग और कैलोरी, और एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये चारों यूनिट है। आपको एग्जाम में कोई भी आए तो आपको एक कन्वर्जन फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की -19 होता है, ठीक है। तो इस केस में 1.6 गुणा 10 की -19 ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। कैलोरी यूनिट पता आपको एनर्जी की होती है जूल। जो 1 जूल होता है उसको अगर अर्ग में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 जूल की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लेंगे आपसे कि 1 जूल की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई, जूल, अर्ग और कैलोरी, ठीक है। तो ये यूनिट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो एनर्जी काफ़ी टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काफ़ी टाइप है। तो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मान लो कोई भी बॉडी है, उसमें जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, मान लो आप भाग रहे हो, ठीक है, तो आप में जो भागने की वजह से एनर्जी है, मोशन की वजह से एनर्जी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। हिंदी में बात करूं तो मैं गतिज ऊर्जा, यानी जो गति की वजह से होती है उसको हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। m मास, v मतलब वेलोसिटी। मान लो कोई भी 50 kg का व्यक्ति है, ठीक है, और ये किसी भी स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा है, आप 20 मीटर पर सेकंड मानिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हुई 50 और v की वैल्यू कितनी हुई 20। तो हम इस फार्मूला में रख के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया जो भी मतलब गति की वजह से एनर्जी होती है उसको गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होता है, देखो जो एक P होता है ना, P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, इसका फार्मूला होता है mv, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने लिखवाया है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 2 को इस साइड ले आएंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस साइड क्या बचा, mv², ठीक है। अब मैंने क्या किया, mv² को ऐसे लिख लिया, mv इंटू वी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो mv की जगह क्या लिखा मैंने, p, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, p। और ये क्या है, या फिर आप ऐसे कर लो, pv इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, m से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, ठीक है। देखो आपको दोबारा से करवाता हूँ मैं, सही समझ में आएगा। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है हाफ mv², ठीक है। तो अब क्या करो, आप दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, देखो यहाँ क्या हुआ, m² v², या फिर आप ऐसे लिख सकते हो mv², ठीक है। तो ये क्या हुआ, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, mv को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम यानी p। तो ये क्या हुआ, p²। तो यहाँ से क्या फार्मूला निकल के आता है, p²
टू इस साइड है, हम को उस साइड ले जाएंगे, पी स्केयर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले हो गए, एक तो हाफ एम वी स्केयर, एक पी स्केयर बाई 2m। ठीक है, तो पी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, यानी पी की वैल्यू क्या है, एम वी। तो देखो यहाँ से दो फार्मूले आपको याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है बॉडी की मोशन की वजह से, यानी गति की वजह से जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। देखो आगे काफी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी बिल्कुल शांत है, मतलब जो उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, जो उसकी स्थिति की वजह से एनर्जी होती है, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यानी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। देखो ये इस टाइप की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी, यानी जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है आपको। आगे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होती है, मान के चलो देखो ये कोई भी बॉडी है, इसको हम उठाएंगे ऐसे, तो इस पर जो ग्रेविटी लग रही है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जो हम इसको किसी भी हाइट तक लेके जाते हैं और इस हाइट पे आके इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, mgh। m क्या है, कोई भी मास, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये 100 ग्राम का है, तो मैंने इसको धरती से उठा के यहाँ तक लेके आया, तो ये हो गया इसका मास m। g क्या हो गया, g हो गया ग्रेविटी की वैल्यू जो 9.8 होती है। ठीक है, h क्या हो गया, इसकी धरती से हाइट, ज़मीन से हाइट। ठीक है, तो h क्या हो गया, हाइट, m क्या हो गया, मास, g क्या हो गया, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो आपने काइनेटिक एनर्जी देखी, पोटेंशियल एनर्जी देखी, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको बताना है सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपको जो ध्यान में रखनी है। देखो आगे है एक छोटी सी थ्योरम है जो डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में शायद प्रीमियर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हमारा वर्क होता है ना, वो क्या होता है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसके डिफरेंस को हम वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछा जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि हम एनर्जी को ना तो बढ़ा सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कैसे, देखो आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जो आपके घर में बल्ब है वो क्या करता है, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, यानी आपके घर में बिजली आती है, बिजली आने के बाद क्या होता है, बल्ब रोशनी देता है, यानी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है, यानी उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल दिया। देखो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में।
आपको आगे बताता मोटर क्या करती है। मोटर जो आपके घरों में मोटर है वो क्या करती है। मोटर क्या करती है, आपको उसको बिजली देते हो, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, लेकिन वो क्या करती है, पानी को ऊपर चढ़ाती है या फिर और कोई काम करती है, यानी मैकेनिकल काम करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है हमारी मोटर, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो फोटो सेल, ठीक है, फोटो सेल। फोटो सेल क्या करता है, फोटो सेल क्या करता है, कोई भी एनर्जी है, ठीक है, यानी देखो सेल के अंदर क्या होता है, सोलर जो फोटो सेल होते हैं वो सोलर एनर्जी पे काम करते हैं, यानी उन्होंने क्या किया, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे एक कैंडल, कैंडल का एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। कैंडल क्या करती है, जैसे मोम पिघलता है, मोम क्या है, केमिकल तो है, यानी वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में, क्योंकि वो लाइट देती है, प्रकाश देती है हमें। तो उसने क्या किया, केमिकल को एक लाइट में बदल दिया, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन थे, आपको याद रखने हैं। जैसे मोटर है, मैंने आपको बताया बिजली पे चलती है, यानी बिजली से वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। देखो आपने एनर्जी पढ़ा, आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा आपने। आइंस्टाइन का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है, E=mc², ठीक है। यानी इसका क्या मतलब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, जो c की वैल्यू होती है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से भागेगा, उसकी स्पीड इतनी होगी, तो उसका कुछ पार्ट एनर्जी में, एनर्जी और मास आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इस फार्मूले से कन्वर्ट होंगे। E क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास, और C क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनर्जी का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो हमने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, आगे देखते हैं पावर, ठीक है। पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। यानी काम को हम कितने समय में कितना काम करते हैं, वो हमारी पावर होती है, ठीक है। पावर को P से डिनोट करते हैं, dW/dt, ठीक है। देखो dt का क्या मतलब है, ये तो है टाइम इंटरवल, यानी मान लो आपने 10 सेकंड के अंतराल में कोई भी काम किया तो उसकी पावर ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो आपने पता होगा dW मतलब वर्क, वर्क कैसे निकाला था हमने, F/s cos थीटा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव /dt। तो हमने क्या देखा, यानी जो पावर होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम को किस रेट से हो रहा है, तो उसको पावर बोलते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट की बात करूं तो वाट होती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगर कमर्शियल यूनिट की बात की जाए तो kWh, ठीक है। यानी जो आपके घरों में बिजली का बिल आता है ना, वो बोलते हैं ना इतने यूनिट आया है, ठीक है। तो वो यूनिट क्या होती है, वो यूनिट ये होती है kWh, kWh, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा, बिजली के बिल में देखना आप कभी, kWh। तो ये एक यूनिट होती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये पावर है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी हम वर्क का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास पावर आ जाएगी, ठीक है। देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ आगे तो क्या आएगा, F/s का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt क्या होगा,
वी, ठीक है। तो एफ वी कोस थीटा हमारा क्या आएगा, पावर। अगर पावर निकालनी पड़े, वी वेलोसिटी दे रखा है, एफ फोर्स है और कोस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन फोर्स और वेलोसिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला भी। एक और इम्पोर्टेंट यूनिट है इसकी पावर की, एच पी। एच पी मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक एच पी की वैल्यू क्या होती है, 1 एच पी इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 एच पी इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। तो देखो पावर में इतना ही था। वर्क एनर्जी और पावर से रिलेटेड एमसीक्यू मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये एक थ्योरी क्लास थी और इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू, तो आपसे हो जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है इस क्लास से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।